Hello everyone. Welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I'm working as an academic head of Manolo classes. So dear students, in today's session I will discuss with you significant judicial decisions from January 2024 to June 2024. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कुछ जो लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फ्रॉम जनवरी 2024 टू जून 2024। इसमें पहला केस है बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये जो केस डिसाइड हुआ 8 जनवरी 2024 को ये डिसाइड हुआ, ठीक है। और इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल कोर्ट क्वेस्ट गुजरात गवर्नमेंट डिसीजन टू अलाउ प्रीमैच्योर रिलीज ऑफ कन्विक्ट। हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड समझते हैं। इस केस में क्या हुआ कि ये जो बिल्किस बानो है इसके साथ गैंगरेप हुआ ड्यूरिंग गोधरा रॉयट्स और उसमें 11 लोगों को कन्विक्ट किया गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस केस का जो ट्रायल है ये ऑफेंस कहाँ हुआ, गुजरात में, लेकिन इसका ट्रायल हुआ महाराष्ट्र में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि महाराष्ट्र में इसका ट्रायल क्यों हुआ, तो उसका रीजन ये है, महाराष्ट्र में इसका ट्रायल इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर गुजरात में फेयर ट्रायल के चांसेस नहीं थे, या ये इसका विक्टिम का एप्रीहेंशन था कि शी मे नॉट गेट जस्टिस और शी मे नॉट गेट फेयर ट्रायल इन द स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ पर क्या हुआ कि फिर गुजरात गवर्नमेंट ने जो कन्विक्ट्स थे, 11 कन्विक्ट्स थे, उसमें उनको क्या कर दिया, रेमिट कर दिया। अब ये रेमिट क्या है या रेमिशन क्या है हम समझते हैं। रेमिशन का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को, एक्यूज पर्सन को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि उसको उसकी सजा को रेमिट कर सकती है, यानी कि उसको प्री मैच्योर रिलीज कर सकती है। जैसे सपोज किसी एक पर्सन को ऑनरेबल कोर्ट ने 10 साल की सजा दी और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उस पर्सन ने 3 साल की सजा ही अभी काटी है तो उसको बाकी की जो 7 ईयर है उसके वो छोड़े जा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम रेमिशन। तो यहाँ पर जब गुजरात गवर्नमेंट ने इनको रेमिट किया तो बाद में फिर इसको फिर से चैलेंज किया गया और उस टाइम पर कोर्ट ने भी इस रेमिशन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया था। लेकिन बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कन्विक्ट्स मस्ट रिटर्न टू जेल विद इन 2 वीक्स। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो कन्विक्ट है उन्हें 2 हफ्ते में जेल में आना होगा। इट हेल्ड दैट द गुजरात लैक्ड द अथॉरिटी टू ग्रांट द रेमिशन। गुजरात के पास रेमिशन देने की अथॉरिटी नहीं थी, एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाज महाराष्ट्र वेयर द ट्रायल टुक प्लेस। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि देखिए जो रेमिशन की पॉलिसी के रिगार्डिंग जो बात करता है वो सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी, और सेक्शन 432 क्या कहता है, व्हेन एनी पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड टू पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उस पर्सन की सजा को रेमिट कर सकती है। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ट्रायल कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में, इसलिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कहाँ है, वो महाराष्ट्र ही मानी जाएगी। और जो रेमिट किया था सजा को वो गुजरात गवर्नमेंट ने किया था, इसलिए गुजरात गवर्नमेंट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू रेमिट द सेंटेंस ऑफ द कंसर्न्ड एक्यूज्ड पर्सन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट केस। केस का टाइटल है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस। 3 जनवरी 2024 को डिसाइड किया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन रूल ऑफ समनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आस्क कोर्ट नॉट टू ह्यूमिलिएट देम। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जनरली क्या होता है कि जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनका मेन काम होता है कि पब्लिक का काम करना, पब्लिक की सर्विस करना। तो वो जो हमारी पार्लियामेंट और जो हमारे एग्जीक्यूटिव बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं उनको एनफोर्स करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसलिए वो पब्लिक के कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। अब अगर कोर्ट को उनको बुलाना है और कोर्ट बात बात पे उनको बुलाएंगे कोर्ट में, तो ये कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से ह्यूमिलिएशन होता है। दूसरी बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट्स को ये डायरेक्शन दी है कि वे उनकी यूनिफॉर्म पर कोई कमेंट नहीं करेंगे और ना ही फ्रीक्वेंटली उनको बुलाएंगे। तो कोर्ट ने कहा है इसके लिए
ऑनरेबल कोर्ट इशूड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी इशू किया है, और ये सभी जो कंसर्न हमारे कोर्ट्स हैं वो इसको मानेंगे। कोर्ट एम्फेसाइज दैट द ऑफिशियल शुड नॉट बी समन्ड आर्बिट्रेरली एंड that issue can often be resolved through affidavit rather than personal appearance। तो कोर्ट ने कहा कि जो ये ऑफिसर्स हैं इनको आर्बिट्रेरली नहीं बुलाया जाना चाहिए। आर्बिट्रेरली का मतलब है जब मनचाही ढंग से इस तरह से नहीं बुलाना चाहिए उनको, और उनसे एफिडेविट आप ले सकते हो किसी भी मैटर के बारे में। लेकिन फिर कोर्ट ने ये कहा है कि अगर पर्सनल अपीयरेंस उनकी बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो भी उनको बुलाया जा सकता है। और पर्सनल अपीयरेंस कब होगी? When there is a suppression of fact, अगर उन्होंने किसी फैक्ट को छुपाया है तो उनको पर्सनल अपीयरेंस के द्वारा कोर्ट में बुलाकर उनसे उस पर क्लैरिफिकेशन लिया जा सकता है, अदरवाइज उनको नॉर्मली बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा केस है हमारा विशाल तिवारी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 3 जनवरी 2024 को ये केस डिसाइड हुआ। इसमें कहा है नो रेगुलेटरी फेलियर बाय सेबी इन अडानी हिंडनबर्ग रो रिलायंस ऑन अनवेरिफाइड प्रेस रिपोर्ट कैन नॉट स्टैंड। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए जो अडानी है, अडानी के बिजनेस के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अडानी का बिजनेस है उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। अब इस मामले पर जो सेबी है हमारी वो ऑलरेडी इंक्वायरी कर रही है। तो मिस्टर विशाल तिवारी ने एक पिटीशन फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी अदर ऑल्टरनेटिव एजेंसी के द्वारा भी की जानी चाहिए, लाइक सीबीआई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मिस्टर विशाल तिवारी की जो डिमांड है उसको डिनाई किया और उन्होंने ये कहा कि इस मामले में सेबी ऑलरेडी देख रही है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास सेबी से संबंधित या सेबी के मैटर में या सेबी के ज्यूरिसडिक्शन में इंटरफेयर करने का जो राइट है वो बहुत ही लिमिटेड है, और ये राइट जो है इट एक्सटेंड ओनली टू द फंडामेंटल राइट्स, इट एक्सटेंड ओनली टू द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन तक ही लिमिटेड है। तो नॉर्मली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन मैटर में इंटरफेयर नहीं करते। अब उन्होंने कहा है सेबी कैन नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट सोलली बेस्ड अपॉन प्रेस रिपोर्ट। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जो सेबी है वो केवल प्रेस रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि जो भी रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स आई हैं वो केवल प्रेस रिलीज के द्वारा आए हैं या एक प्रेस रिपोर्ट्स हैं, तो उनको एक फुल प्रूफ एविडेंस नहीं माना जा सकता, एंड देयर मस्ट बी सम मोर एविडेंसेस इन दिस केस। नेक्स्ट केस है निबेंदु कुमार बंदोपाध्याय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड अदर्स। ये केस डिसाइड हुआ 8 फरवरी 2024 को, और इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा एनजीटी नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई स्ट्रिक्ट यार्डस्टिक टू ऑफ द कोड ऑफ सीपीसी। तो बेसिकली क्या हुआ कि कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि अगर कोई पर्सन एनजीटी को एक पिटीशन देता है, कोई एप्लीकेशन देता है, तो एनजीटी को उस एप्लीकेशन को समरी वे में डिसमिस नहीं करना चाहिए, merely on the basis of procedure of the CPC means the code of civil procedure, rather उस मामले में एनजीटी को इंक्वायरी करनी चाहिए। तो फिर से इस केस में क्या हुआ कि एक पर्सन ने एनजीटी को एक एप्लीकेशन दी रिगार्डिंग सम वायलेशंस, तो एनजीटी ने उसको समरीली डिसमिस कर दिया, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं करी। अब बाद में फिर ऑनरेबल कोर्ट ने उसी एप्लीकेशन को दोबारा डायरेक्ट किया एनजीटी को कि उस पर वो एप्रोप्रिएट एक्शन लें। सूट कैन नॉट बी डिक्रीड मेयरली ऑन डिफेंडेंट्स फेलियर टू फाइल रिटन स्टेटमेंट इफ प्लेंटिफ्स केस नॉट प्रूव्ड। केस का नाम है आसमा लतीफ एंड अदर्स वर्सेस शब्बीर अहमद अदर्स। केस डिसाइड हुआ 12 जून 2024 को। क्या हुआ इस केस में? देखिए, जब कोई भी सिविल केस फाइल किया जाता है तो सिविल केस फाइल किया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा, और जब प्लेंटिफ केस फाइल करता है तो डिफेंडेंट की ये ड्यूटी है कि या तो 30 दिन में या 90 डेज में, वो मैक्सिमम 90 डेज में उस पर क्या दे, WS दे, मींस रिटन स्टेटमेंट दे। अब अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट नहीं देता तो ऑर्डर 8 रूल 10 के अनुसार कोर्ट के पास 2 ऑल्टरनेटिव होते हैं। पहला, ईदर टू प्रोनाउंस जजमेंट यानी कि एक्स पार्टी डिक्री। एक्स पार्टी डिक्री का मतलब होता है
एक्स पार्टी डिग्री का मतलब होता है कि अगर एक पार्टी कोर्ट में नहीं भी आई है तो उसकी एब्सेंस में डिसीजन दे देना, ठीक है। और दूसरा है और टू पास अनदर एप्रोप्रिएट ऑर्डर। अब कोर्ट ने ये कहा इस केस में कि देखिए, जब अगर कोई व्यक्ति यानी कि डिफेंडेंट अगर रिटन स्टेटमेंट विद इन द गिवन टाइम फाइल नहीं करता है तो कोर्ट के पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला, उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर या पास कर दे या डिग्री पास कर दे, और दूसरा कोई और एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर दे। तो इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि देखिएगा, यहाँ पर दो ऑल्टरनेटिव हैं और अगर कोर्ट हमेशा एक ही ऑल्टरनेटिव को अवेल करेगा, कौन सा, इसमें डिसीजन प्रोनाउंस करने का, तो जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है हमारा टू पास अनदर एप्रोप्रिएट ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसलिए कोर्ट को फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के आधार पर दोनों जो ऑल्टरनेटिव्स हैं इनको अवेल करना चाहिए। नेक्स्ट केस है हमारा, बायर नॉट कंप्लाइंग विद द टाइमलाइन फॉर पेमेंट कैन नॉट सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। केस का नाम है अलागम्मल एंड अदर्स वर्सेस गणेशन एंड अदर्स। केस डिसाइड हुआ 10 जनवरी 2024 को। क्या हुआ इस केस में, देखिएगा, एक वर्ड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जब कोई भी पार्टी, दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो दोनों पार्टीज की ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपने रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। अब अगर कोई पार्टी अपने रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करते तो दूसरी पार्टी के पास ये राइट है कि या तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वे में कंपेंसेशन क्लेम करे दूसरी पार्टी से, या फिर क्या करे, या फिर दूसरा उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल करे। अब मान लिया एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को बेची, तो यहाँ पर जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर उसने कुछ टाइमलाइन दी है पेमेंट की, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज किसी की प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और मैं उस पर्सन से कहता हूँ कि मैं दिसंबर 2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक उसका सारा पेमेंट कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरी ड्यूटी है कि मैं 31 दिसंबर 2024 तक उसका सारा पेमेंट करूं। अब अगर मैं उसका सारा पेमेंट नहीं करता तो मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर कोई पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करती, यानी कि अगर कोई पार्टी टाइम पर पेमेंट नहीं करती दूसरी पार्टी का, तो ऐसी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड भी दूसरी पार्टी से नहीं कर सकती। नेक्स्ट है राइट टू एस्टेब्लिश माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट मीन टू सेग्रीगेट माइनॉरिटीज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केस का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थ्रू इस रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा वर्सेस नरेश अग्रवाल एंड अदर्स। केस डिसाइड हुआ 11 जनवरी 2024 को। तो इस केस में क्या कहा है कि देखिए, जो भी हमारे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, और ये सारे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन से आर्टिकल में होते हैं, आर्टिकल 30 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो राइट देता है कि जो भी माइनॉरिटीज है हमारे देश में, लाइक मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ठीक है, तो इन लोगों के पास ये राइट है कि ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो पर्पज है, ये आर्टिकल 30 का जो पर्पज है वो ये है कि ये कुछ अपने स्पेशल राइट्स अवेल कर सकें, और इसका आर्टिकल 30 का ये पर्पज बिल्कुल भी नहीं है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, यानी कि जो माइनॉरिटी रिलीजन के लोग हैं, उनको दूसरे रिलीजन से सेग्रीगेट करना, या उन लोगों की ये इंटेंशन नहीं हो सकती कि वो केवल, अगर कोई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उसमें केवल माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स ही स्टडी करेंगे, ऐसी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ऐसा लॉ कहता है। तो उसका पर्पज ये है कि उनको कुछ प्रेफरेंस उसमें दी जाती है, लेकिन वो किसी दूसरे धर्म के या दूसरे कास्ट के बच्चों को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड all these decisions, and these decisions are very important from your examination point of view. That's all for today. I will come again with more such videos. Till then, thank you very much. Goodbye.